नमस्कार दोस्तों, 8 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज दो प्रकार की होती हैं, ये मैंने आपको लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए बताया है। एक होती है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, एक होती है अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जिनको या तो नेशनल पार्टी की तरह दर्जा दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, या स्टेट पार्टी की तरह दर्जा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ये दर्जा भाई आपका पोलिंग परफॉर्मेंस कैसा है, आपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में या फिर जब लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे थे उस समय पे कैसा परफॉर्म किया, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा या नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ओके, अगर आपको स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा दिया हुआ है तो हो आप रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन आपने सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर कर लिया है और आपको पोल परफॉर्मेंस के बेसिस पे अभी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी नहीं बोला गया है, तो आपको बोला जाएगा अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब रजिस्टर आप तब भी होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ना उसने आपको नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया है, ना ही स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया है। तो ये फर्क होता है रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। याद रखिएगा कि दोनों प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती हैं। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्टर्ड होना जरूरी है। रजिस्टर्ड होने के बाद रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड वाली बात आती है, और यही चीज यहां पे लिखी हुई है। either newly registered parties or those which have not secured enough percentage of votes in state legislative assembly और जनरल इलेक्शंस यानी कि लोकसभा टू बिकम अ स्टेट पार्टी और अ नेशनल पार्टी। ठीक है भाई, तो उस केस में आप रजिस्टर्ड हो बट आप अनरिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है भाई, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन किसके हिसाब से होता है, तो ये होता है सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सेक्शन 29A के अंदर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन करोगे कि आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में रजिस्टर होना चाहते हो। और ये सेक्शन 29A किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंदर किस प्रकार से ऑपरेट करता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी कैसे माना जाता है, स्टेट पार्टी कैसे माना जाता है, इन टॉपिक्स को मैंने लक्ष्मीकांत में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं तो या तो लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट में जाइए, या आप एक काम करिए आरपीए 951 मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, या इलेक्शन कमीशन मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए। ठीक है ना भाई, अगर आप इसको सर्च मारते हो या फिर नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी मेरे नाम अर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको इससे रिलेटेड लक्ष्मीकांत की वीडियोस जो कि मैंने बना रखी है आप जाके देख लीजिए। ठीक है, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार से रजिस्टर होती हैं, इनके रजिस्टर्ड होने के बाद, रजिस्टर मतलब रजिस्टर होने के बाद, रिकॉग्नाइज होने के बाद इनको क्या क्या फायदे मिलते हैं। क्योंकि जब एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बन जाती है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे कि दूरदर्शन पे, ऑल इंडिया रेडियो पे अपने प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को बताना, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताना, और इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे कितने समय तक इन पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलने का मौका दिया जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में लास्ट इलेक्शन में कितने वोट जीते थे। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, इनको समय समय पे अपने कुछ अकाउंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। खासकर कौन से अकाउंट्स, देखिए पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के ऊपर उंगली उठाई गई है तो इस बात के ऊपर उंगली उठाई गई है कि उस पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा है। पॉलिटिकल फंडिंग एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। बहुत लंबे समय से जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को सब्जेक्ट टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ना वो आरटीआई के प्रोविजंस के अंदर आना चाहते हैं, ना वो अपने इलेक्शन फंडिंग के सोर्सेस को बताना चाहते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके तो आ गई बीजेपी की सरकार, लेकिन आप कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड से ये नहीं जान पाओगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कितना पैसा आया। आप टैक्स रिबेट ले सकते हो अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो, बट आप ये जान नहीं पाओगे कि किसके पास कितना पैसा आया। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको अपने कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स को सबमिट करना पड़ता है। ठीक है भाई, कि इनके पास जो डोनेशन आ रही है वो कहां से आ रही है, कितनी आ रही है।
और ओवरऑल सारी पॉलिटिकल पार्टीज यूनिलैटरली ये बताती भी हैं कि भाई हमारे पास इतनी डोनेशन आई, यहां से आई, चलिए कोई बात नहीं। मतलब आप जानना चाहो तो आप जान नहीं सकते, ये बता जरूर देंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डोनेशन किस फॉर्म में आई, क्यों आई, कौन से बड़े बिजनेस ग्रुप ने इनको डोनेशन दी, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए पावर में आई है और उसने बैक एंड में एक कॉर्पोरेट से वादा कर रखा है कि तुमको ये प्रोजेक्ट दे दूंगा, ये प्रोजेक्ट दे दूंगा, तो पता चला उसके पास 1500 करोड़ की फंडिंग आई और उसमें से 800 करोड़ की फंडिंग तो एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप ने दी है। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन जीतती है तो उस कॉर्पोरेट ग्रुप को बहुत ज्यादा मेहरबान रहेगी। आप पॉइंट समझ रहे हो? तो इन पॉलिटिकल पार्टी से वॉलेंटरली इस बात को एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई इनके पास कितनी डोनेशन आई ये बता दें। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज अपने डोनेशंस के बारे में बताती हैं, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, बट उन डोनेशंस की ब्रेकअप हम नहीं जान पाते और एग्जैक्टली उन पैसे को इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे खत्म किया ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि आरटीआई एक्ट के अंदर हम इंफॉर्मेशन पूछ नहीं सकते। बस ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी वेबसाइट पे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे लिख देंगे कि भाई हमारे पास इतनी इतनी डोनेशन आई, हालांकि अकाउंट्स कभी भी क्लियरली मेंशन होते नहीं है। इसी बात की तो प्रॉब्लम है। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज की। तो ये जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है ना, टोटल 2301 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में। अगर आप बात करो तो टोटल पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, वो है 2360। इस 2360 में से केवल 59 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रजिस्टर्ड है और रिकॉग्नाइज्ड दोनों है। 2301 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, यानी 2301 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि ना तो नेशनल पार्टी है और ना ही वो स्टेट पार्टी है। समझ गया बात को? और इसी के रिस्पेक्ट में ये बताया गया है कि 2018-19 में 2018-19 में ये जो 2301 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी ना भाई, इसमें से केवल 78 ने, यानी केवल 3.39% ने अपने डोनेशन रिपोर्ट्स को, यानी कि इनके पास कितना पैसा आया, इसको पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया। और 2017-18 में से इन 2301 पार्टीज में से 82 ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने अपनी डोनेशन रिपोर्ट्स को, यानी कि इनके पास कहां से कितना पैसा आया, इसको स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की वेबसाइट पर पब्लिश किया। पिछले 10 सालों में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रजिस्टर्ड हैं बट अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, इनके नंबर दुगने हो गए। 2010 में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी 1112, 2019 में हो गई 2301, 2018-19 में केवल 78 ऐसी पार्टीज थी और 2017-18 में केवल 82 ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने पब्लिक डोमेन में ये बताया है कि उनके पास कितना पैसा आया है। बाकी पार्टीज ने तो ये बताना भी जरूरी नहीं समझा है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो करंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया, उस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात कर लीजिए, एनसीईआरटीज की बात कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम की बात कर लीजिए, इन सब की वीडियोस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी बना रखी है। आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपको journey.job दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ज्वाइन बटन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो भाई अभी रिसेंटली जो उत्तराखंड में फ्लड्स आए हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 7 लोगों की मृत्यु की खबर अब तक आ चुकी है, 125 लोग रिपोर्टेड मिसिंग है। तो जो लोग जिनकी मृत्यु हुई और जो लोग मिसिंग है उनके नंबर अभी भी बढ़ सकते हैं। तो एक ग्लेशियल बर्स्ट हुआ नंदा देवी पीक पे, जिसके चलते एवेलांश मतलब कि जो जमीन है वो टूट के, अब ये जैसे पहाड़ है, इस पहाड़ पे चाहे स्नो है चाहे जमीन है, वो टूट के नीचे गिरने लगी। जब जमीन टूट के नीचे गिरने लगी, नीचे नदी बह रही थी, उस नदी में ये जमीन आके घिरी, बहुत तेजी से नदी में ओवरफ्लो हुआ, पानी तेजी से आगे बहने लगा। पानी तेजी से आगे बहने लगा तो रास्ते में 3-4 डैम पड़ गए। यहाँ पे कौन से डैम पड़े? तो एक पड़ा आपका ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट जो कि 13.2 मेगावाट का है। एक पड़ा आपका 520 मेगावाट का एनटीपीसी का तको 1 विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट। ये डैम ब्रीच हो गए, इनकी दीवारें टूट गई। यहाँ पे जो पानी स्टोर था वो और आगे बढ़ता चला गया। तो इसको बोला था फ्लैश फ्लड्स। मतलब कि पानी में एकदम से इतनी सारी चीजें पड़ी कि उसका लेवल ही इतना ज्यादा बढ़ गया। तो सबसे पहले तो एवेलांच के चक्कर में पानी बढ़ा, उस पानी का फ्लो इतना तेज हुआ कि ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट और तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो कि धौलीगंगा रिवर पे इसको तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। तो इनमें जो पानी स्टोर था वो भी आगे निकला और वो तबाही मचाता गया, रास्ते में जो आया उसको बहाता चला गया। ठीक है भाई, इस फ्लड की वजह मानी गई है ग्लेशियल बर्स्ट, ऐसा बोला है सेंटर के नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल ने, जिसको हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा।
संडे इवनिंग तक 15 लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत तेजी से चल रहे हैं। 100 लोग अभी मिसिंग है और आगे आने वाले समय में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहा जा रहा है कि और लोगों की जान जाने के आसार हैं और लोगों के मिसिंग होने के आसार हैं। ठीक है भाई, एक 900 मीटर लंबा टनल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसको बंद कर दिया गया है। लोकल पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सब लोग इन्वॉल्व है। ऐसा कहा जा रहा है कि तपोवन प्रोजेक्ट का जो टनल है ना, जिसके थ्रू पानी निकल के टरबाइंस में जाके टरबाइन घुमाता है, बिजली पैदा करता है, वहां पे भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो सिचुएशन बहुत प्रिकेरियस है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मोदी जी ने ट्वीट के थ्रू बोला कि जो लोग भी मरे हैं उनके परिवार को 2 लाख रुपए और जो लोग घायल हैं उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। रुपए कभी भी एक ह्यूमन लाइफ को कंपनसेट नहीं कर सकते, बट ठीक है, मदद कर देते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में जनरल स्टडीज पेपर 3 में वीडियो आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है 300 फेल्ड ट्रीज विल कॉस्ट 2.2 बिलियन इन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, ठीक है। इस एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। ये रिपोर्ट पिछले साल ही सबमिट कर दी गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट के जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर अभी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वेस्ट बंगाल में 5 रेलवे के ओवर ब्रिजेस बनाने के लिए 300 हेरिटेज ट्रीज को सरकार ने काटा। इन 300 हेरिटेज ट्रीज को काटने की वजह से जो नुकसान हुआ है ना, वो हुआ है 223 करोड़ रुपए का, 223 करोड़ 50 लाख रुपए का, 2.2 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है। अभी ये 2.2 बिलियन रुपीस के नुकसान को किस प्रकार से कैलकुलेट किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कैलकुलेट किया इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से ये नुकसान कैसे निकल के आया? तो देखिए, एक पेड़ जितने भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो एक इन्वायरमेंटल सर्विस हो, ऑक्सीजन पैदा करना हो, कंपोस्ट पैदा करना हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पैदा करना हो, बायो फर्टिलाइजर पैदा करना हो, कोई भी चीज नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए पैदा करनी हो, ठीक है ना। फिर ये जो पेड़ है हमें खाने पीने की चीजें भी देते हैं। तो बेसिकली 100 साल तक अगर ये पेड़ काम करते हैं तो हर साल ये पेड़ 74,500 रुपए, 74,500 रुपीस की सर्विसेज प्रोडक्ट्स को पैदा करते हैं। तो एक पेड़ मान लीजिए 100 साल तक जिंदा रहा और एक साल में उसने ऑन एन एवरेज 74,500 रुपीस के सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को पैदा किया। तो ओवरऑल 100 साल में ये जो 300 हेरिटेज प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे जो कॉस्ट निकल के आती है वो निकल के आती है 223 करोड़ 50 लाख रुपए की। तो अगर आप ये रेलवे ओवर ब्रिजेस बना रहे हो वेस्ट बंगाल में और उसके लिए पेड़ काट रहे हो, तो पेड़ काटने की जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट आपकी उतनी बढ़ा के आपको दिखानी चाहिए। यानी कि अगर आप ये रेलवे प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हो तो इन रेलवे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो खर्चा आप दिखा रहे हो उसमें ये 223 करोड़ 50 लाख रुपए भी दिखाइए, ऐसा बोला चीफ जस्टिस शरद ए बोबड़े जी ने। हालांकि ये पूरा का पूरा जजमेंट तो 3 जज बेंच ने दिया था, बट चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस वहां प्रेजेंट थे तो वो इस बेंच को प्रेसाइड कर रहे थे। यहां पे बोबड़े साहब ने एक बात और बोली कि जब भी रोड और हाईवे प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, उस समय पे स्पेशली इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि इन्वायरमेंट सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। मतलब कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि वाटरवेज और रेलवेज बना के रोड और हाईवे प्रोजेक्ट्स को इग्नोर किया जा सके, इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए? ठीक है, हर ट्री की जो वैल्यू है उसको प्रोजेक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर यहां पे बोबड़े साहब ने फोकस बैठाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में भी एक इकोनॉमिक एंगल लेके आ गए। एक पेड़ की इकोनॉमिक वैल्यू को कैलकुलेट करना सही नहीं है, बट चूंकि आज की डेट में हर चीज पैसे के रिस्पेक्ट में मेजर की जाती है, तो ये स्टेप भी कोई बुरा नहीं है। कम से कम इस स्टेप के बेसिस पे देश के लोगों को यह पता तो चल पाएगा कि अगर आप एक बड़े पेड़ को काट रहे हो तो उससे कितना पैसों का नुकसान हो सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में ये चीज आपको काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। दीज टाइप्स ऑफ न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, जो फैक्ट्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट न्यूज है नो ब्लैंकेट परमिशन गिवन टू एनी एजेंसी ऑन सर्वेलेंस सेंटर। देखिए हुआ यह है दोस्तों कि हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई और दिल्ली हाई कोर्ट की इस पिटीशन में क्या बोला गया? पिटीशन में यह बोला गया कि भाई ये जो सर्वेलेंस सिस्टम ऑपरेट करते हैं, ये जो सर्वेलेंस एजेंसीज ऑपरेट करती हैं, ये भाई एक सिस्टम की प्राइवेसी, मतलब एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी को वायलेट करती हैं। ओके, तो बेसिकली एक एनजीओ है, एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सीपीआईएल। इस एनजीओ ने यह बोला है कि जो सर्वेलेंस सिस्टम्स इंडिया में चल रहे हैं, खासकर यहां पे 3 एजेंसीज की बात हो रही, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम सीएमएस, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस नेत्र और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नाट ग्रिड,
इन 3 सिस्टम्स का प्रयोग करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और स्टेट की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स का गलत प्रकार से इस्तेमाल करके एक इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, एक इंडिविजुअल के मूवमेंट को, एक इंडिविजुअल को क्या क्या पसंद है, वो क्या क्या चीजें करता है, इस चीज को मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करके तो उसके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट ना हो, इसीलिए यहाँ पे ये एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या बोल रहा है कि भाई एक परमानेंट इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी बननी चाहिए। ये ओवरसाइट बॉडी चाहे आप जुडिशियल बना दो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिला के बना दो। इस बॉडी का काम क्या होगा कि जहां पे भी इंटरसेप्शन लॉफुल है, जहां पे भी इंटरसेप्शन जरूरी है, उसके रिस्पेक्ट में अगर वारंट इशू करना है अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो पहले उसकी वेटिंग होगी इस इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी। तो एक जुडिशियल मेंबर्स की बॉडी या एक पार्लियामेंट्री मेंबर्स की बॉडी बनाइए और किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपको स्नूपिंग करनी है, उसके टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को हैक करना है, तो उसके लिए पहले आप इस इंडिपेंडेंट बॉडी से आके परमिशन लोगे और इससे परमिशन लेने के बाद ही आप वो हैकिंग या स्नूपिंग कर पाओगे। ये बोला किसने? सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने। अभी जैसे ही ये चीज दिल्ली हाई कोर्ट में एज अ पीआईएल आई, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑब्वियस सी बात है दिल्ली हाई कोर्ट पूछेगी कि भाई आपका इस बात के ऊपर क्या बोलना है, क्योंकि इस तरीके की चीजों के ऊपर सर्वेलेंस कौन रहा है, तो केंद्र सरकार कर रही है या राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार भी उस लेवल की सर्वेलेंस ही कर पाएगी जिस लेवल की सर्वेलेंस करने की परमिशन केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी। ठीक है भाई, यहां पे गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट ने बोलता है देखिए सीएमएस, नेत्रा और नाट ग्रिड बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। हमारा देश टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, साइबर क्राइम, ड्रग कार्टेल, ये सब बहुत हद तक इंडिया में एक्टिव है, बात सही है, और कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटी को रोकने के लिए स्पीडी कलेक्शन ऑफ एक्शनेबल इंटेलिजेंस की जरूरत है। अभी ऐसे में सरकार का ये बोलना है कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी बना दोगे तो हम तो उससे परमिशन ही लेते रह जाएंगे, और हम उससे परमिशन ही लेते रह जाएंगे तो हम टेररिस्ट एक्टिविटीज को क्या रोकेंगे। और रही बात फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन की, तो सेंटर यहां पे बोल रहा है कि कोई भी एजेंसी, चाहे वो सीएमएस हो, चाहे वो नेत्रा हो, चाहे वो नाटग्रेट हो, इनको ब्लैंकेट परमिशन नहीं है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। यानी कि इन एजेंसीज को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती, तभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। तो कल की डेट में नाटग्रेट, नेत्र का कोई ऑफिसर खड़े होकर ये नहीं बोल सकता कि मैं इस इंडिविजुअल की स्नूपिंग करूंगा, मैं इस इंडिविजुअल के फोन रिकॉर्ड्स को टैप करूंगा। ऐसा नहीं है, प्रॉपर परमिशन के बाद ही ये टैपिंग होती है, अपने आप से नहीं हो सकती है। तो सरकार यहां पे यही बोल रही है कि हमने प्रॉपर मैकेनिज्म्स को इंश्योर किया है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं वॉयलेट हो रहे हैं, आपको एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है यूएन मूव्स टू रिजॉइन यूएन राइट्स काउंसिल। यूएन राइट्स काउंसिल को डोनाल्ड ट्रंप के दौरान यूएसए ने छोड़ दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के दौरान बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को यूएसए ने छोड़ा था। यूएसए का क्या बोलना था और डोनाल्ड ट्रंप का क्या बोलना था कि भाई ये जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडी है, ये बिना बात इजराइल को हमेशा क्रिटिसाइज ही करती रहती है, जबकि इस यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो खुद अथॉरिटेरियन है नेचर में, जैसे कि चाइना, क्यूबा, एरिट्रिया, रशिया, वेनेजुएला। इस प्रकार के कंट्रीज को यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडी की मेंबरशिप दी हुई है। आप इनको नहीं बोलते और इजराइल के आप पीछे पड़े हुए हो कि ये ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस हद तक इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स काउंसिल छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कि यूएसए फिर से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ज्वाइन करेगा। पहले वो एक ऑब्जर्वर मेंबर की तरह ज्वाइन करेगा, बाद में वो एक परमानेंट मेंबर की कोशिश करेगा। एक समय पे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 47 मेंबर्स होते हैं, इनको चुन के बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस साल के एंड तक 3 वैकेंसीज यहाँ पे खाली होने वाली है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और इटली की। तो इन 3 में से कोई एक जगह यूएस लेने की कोशिश करेगा। तो यूएस यहाँ से फिर से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है आपका, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करता है, उसको ज्वाइन करने की बात हो रहा है। यूएनएचआरसी केवल एक ऐसी बॉडी है जहां से यूएसए ने, कि केवल एक ऐसी बॉडी नहीं है जहां से यूएसए ने क्विट किया है। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को भी यूएस ने छोड़ा, ईरान न्यूक्लियर डील को भी तोड़ा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी तोड़ा, यूनेस्को को भी छोड़ा, बहुत सारी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी को यहाँ पे तोड़ने की बात की ट्रंप ने। और कहीं ना कहीं ट्रंप ने यह भी बोला था कि मैं इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन को छोड़ दूंगा, डब्ल्यूटीओ को भी छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले ट्रंप निकल लिए। अब जो बाइडेन आ गए, तो जो बाइडेन पुरानी चीजों को थोड़ा अंडू कर रहे हैं, थोड़ा अमेरिका की ग्लोबल इमेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, देयर स्ट्रक्चर मैंडेट में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी।
तो आई होप आज के वीडियो में आपको दोस्तों काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं जितना ज़्यादा डिटेल में और क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करता हूँ। आपके व्यू पॉइंट्स में ज़रूर जानना चाहूँगा मेरी वीडियोस के बारे में। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यू पॉइंट्स बता सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और दूसरों तक पहुँचाइए। चूँकि मेहनत लगती है तो जितना ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएंगे उतनी मदद होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।